अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम CS 605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट 2 की मिड टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सो इस सीरीज़ में सबसे पहले हम 1 से लेकर 5 तक लेक्चर्स करेंगे और फिर इस तरह से हम 5-5 लेक्चर्स को कंबाइन करके पढ़ेंगे ताकि हमारी अच्छी सी मिड टर्म की तैयारी हो जाए। तो ये सब्जेक्ट काफ़ी ईजी है क्योंकि ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 CS 504 था आई थिंक, जिसमें आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो ये वहीं उसी चीज़ों का थोड़ा सा डिटेल में है व्यू। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 से। तो ये काफ़ी इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये सब्जेक्ट। सो इंशाल्लाह ताला इसकी मिड टर्म की तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी इन सारी वीडियोस को देखने के बाद। 5-5 लेक्चर्स को कंबाइन करके मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी आप लोगों के लिए। तो ये देखने के बाद आपकी मिड टर्म की तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन है, जिसमें वही डेफिनेशन है जो हम पहले पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, जिसमें सारे टूल्स होते हैं एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। जितने भी प्रोसेस होते हैं, टूल्स होते हैं एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के, वो सारे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर स्टडी करते हैं। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो कॉम्बिनेशन होता है किन चीज़ों का, टूल का, टेक्निक्स का, प्रोसेस का, जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट की है, ये डेफिनेशन ये आपकी इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से, क्योंकि MCQs में ऑलरेडी आ चुकी है, जिसमें पूछा गया था कि ये किस चीज़ के कॉम्बिनेशन होता है, टूल्स का, टेक्निक्स का, प्रोसेस का। ठीक है, 3 चीज़ें, टूल्स, टेक्निक्स और प्रोसेस। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं, वो हमने जो है वो पार्ट 1 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम पढ़ के आए हैं। उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिज़ाइन है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की टेक्निक्स हैं, कुछ टूल्स हैं, टेस्टिंग है, मेंटेनेंस है और डेवलपमेंट है। तो ये सारी चीज़ें एक सॉफ्टवेयर को बनाने में इस्तेमाल होती हैं। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट यहाँ पर कर दी हैं। यहाँ पर एक और बात है, द डिज़ाइन ऑफ एरिया लैंग्वेज वाज कंसिडर एज अ कंसिडरेबल एफर्ट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये MCQs ऑलरेडी क्विज में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर लिया है। और आजकल जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ये तो हमें पता ही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हर जगह इस्तेमाल हो रही है, तो ये भी MCQs में आ चुका है। ठीक है, तो अपने ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक वेल इंजीनियर, एक वेल डिज़ाइंड सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए। सो एक जो अच्छा सॉफ्टवेयर होता है वो एक रिलायबल होना चाहिए, उसमें गुड यूज़र इंटरफेस होना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हम पार्ट 1 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं डिटेल में कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पर जस्ट इंट्रोडक्शन है पहले लेक्चर में कौन कौन चीज़ों से ये बनता है। उसके बाद है जी सॉफ्टवेयर का काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है इकोनॉमिक्स के साथ। सो ये क्विज में MCQs आ चुका है, इसलिए यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी कर दिया और MCQs भी साथ लिख दिए। तो साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से जो लाइन्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। सो अब यहाँ पर ये भी MCQs में पूछा जा चुका है कि मेजर चैलेंजेस क्या होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। उसमें क्या होता है कि उनका जो बजट होता है ना, टाइम लिमिट होता है, और जो बजट होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। यानी कि आपने एक गुड क्वालिटी का सॉफ्टवेयर कम टाइम में बनाना है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए वो, और उसमें टाइम भी आपको लिमिटेड दिया जाता है। तो ये MCQ में पूछा जा चुका है, उसमें लिमिटेड टाइम लिखा हुआ था और जो है कॉस्ट इफेक्टिव होता है या नहीं ये आपसे पूछा गया था। तो उसके बाद दोबारा से वही बात की कि वेल इंजीनियर सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए, मेंटेनेबल होना चाहिए, रिलेबल होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। तो ये आपसे क्वेश्चन आंसर में पूछा जा सकता है कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है और एक अच्छा सॉफ्टवेयर कैसे जो है वो बनता है। बैलेंसिंग एक्ट में यही चीज़ें बताते हैं कि जो एक अच्छा सॉफ्टवेयर होता है उसमें सारी चीज़ें एक मिक्सचर में होनी चाहिए, बैलेंस में होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि कॉस्ट अच्छी होनी चाहिए, एफिशिएंसी भी होनी चाहिए और यूज़र फ्रेंडली भी होना चाहिए। तो बैलेंस एक्ट में ये सारी चीज़ें जो है वो, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स से मिलकर जो है वो बैलेंस एक्ट बनता है। ठीक है, उसके बाद ये काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर ये देख लेते हैं। ही मेड यहाँ पर जो है वो एक कैपर जॉन के बारे में ने एक रिसर्च की थी, जिसमें उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे काफ़ी काम किया है। तो उनकी जो रिसर्च थी, उनकी जो कंपनी का नाम था वो क्या था, तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी रिसर्च था। तो ये आपके MCQs में ऑलरेडी आ चुका है, मिड टर्म के MCQs में 2023 में जो है वो ये रिपीट हुआ था कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी रिसर्च उनकी कंपनी का नाम था। इसके अलावा उन्होंने जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड एक्टिविटीज़ थी उनको 25 डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। ठीक है, 25 डिफरेंट कैटेगरीज़, ये भी MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुके हैं। तो जितने भी MCQs जो ऑलरेडी आ चुके हैं, चाहे वो क्विज़ हो या मिड टर्म हो, वो मैंने हाईलाइट भी कर दिए और साथ MCQs भी लिख दिया, ताकि आप जब रीड करेंगे हैंडआउट्स तो आपको फ़ौरन पता लग जाए कि ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कितने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को एनालाइज़ किया था, वो 10,000 थे जिनने उन्होंने प्रोजेक्ट्स को एनालाइज़ करने के बाद कुछ चीज़ें डिस्क्राइब की थी, जिसमें सिर्फ 9 पॉइंट जो हैं वो आपकी बुक में डिस्क्राइब होने वाले हैं। ठीक है, ये आगे सारे पॉइंट डिस्क्राइब होंगे वन बाय वन। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग,
सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन में आएगा। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन एंड रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़। तो ये जो टेस्टिंग तक है ये हमारा मिड टर्म में हम जो है वो सारे पढ़ लेंगे। इसके बाद वाले जो ये पॉइंट्स है ये हमारे फाइनल टर्म में पढ़ेंगे। जो 9 पॉइंट्स थे कैपर जोन के, वो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कैपर जोन के 9 पॉइंट्स कौन से थे। तो वो ये 9 पॉइंट्स थे जिनको हम स्टडी करेंगे डिटेल में। उसके बाद ये भी एक MCQ पेपर में आ चुका है कि 13 to 40% जो है वो होल एफर्ट होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, तो परसेंटेज आपसे पूछी गई थी। उसके बाद यहाँ पर फेरेट बुक है, इनके बारे में जो है वो एक आ चुका है कि उनकी बुक का नाम क्या था। तो वो मिथिकल मैन माउंट उनकी बुक का नाम था, ठीक है। सो ये भी MCQs में आ चुका है कि उनकी बुक का नाम क्या था। तो ये नाम था मिथिकल मैन माउंट। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपने ये माइंड में रखना है क्योंकि MCQs में पूछा जा चुका है, काफ़ी दफ़ा आता है, मतलब मोस्टली आता है। ये क्विज़ेस में भी पूछा जाएगा आप लोगों से और मिड टर्म में भी हो सकता है कि पूछा जाए। उसके बाद जो है इनकी बुक के कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखेंगे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पेपर में नहीं आए तो हम नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ नथिंग बट अ डिसिप्लिन एंड सिस्टमैटिक अप्रोच टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये हमने काफ़ी डिटेल में देखा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। अब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? वो सारी एक्टिविटीज़ जो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के साथ रिलेट करती हैं। तो जो इसके पॉइंट्स हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है कि कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से पॉइंट आते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग आया, डिज़ाइन डेवलपमेंट, कोडिंग और टेस्टिंग, ये 4 पॉइंट्स कंस्ट्रक्शन के अंदर आते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट जो है वो एक एम्ब्रेला एक्टिविटीज़ की तरह एक्ट करती हैं सॉफ्टवेयर में। अब इसमें कौन कौन से 4 पॉइंट हैं? प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस और इंस्टॉलेशन एंड ट्रेनिंग। यहाँ पर एक डायग्राम भी दी हुई है, अगर आप वो पैराग्राफ ना रीड करें और डायग्राम देख लें तब भी आपको ये समझ आ जाएगी। यहाँ पर आप देखें कंस्ट्रक्शन जो है वो अंदर है और जो सॉफ्टवेयर जो मैनेजमेंट है वो एक अम्ब्रेला एक्टिविटी एक्ट कर रहा है कंस्ट्रक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए। कंस्ट्रक्शन में ये पॉइंट्स आ गए और मैनेजमेंट में ये पॉइंट्स आ गए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कंस्ट्रक्शन के पॉइंट आप बताएं या मैनेजमेंट के पॉइंट आप बताएं। और MCQs में भी ज़रूर है, इसमें से एक MCQ ज़रूर आता है कि कंस्ट्रक्शन के कौन कौन से पॉइंट हैं। तो आपको हो सकता है सारे दिए हों और एक जो है वो गलत दिया और आपको बताना हो कि कौन सा इसमें नहीं आता। तो ये अपने चारों पॉइंट्स, इसके भी चारों पॉइंट्स और इसके चारों पॉइंट्स भी आपने माइंड में रखने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, यहाँ से हमारा जो है वो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कि जो फ्रेमवर्क है सॉफ्टवेयर के, उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले जो है क्वालिटी फोकस, यानी कि क्वालिटी पे फोकस करना है कि आपकी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद प्रोसेस है सेकंड पॉइंट, ये पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं और इनको लेवल्स भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लेवल भी लिखा है क्योंकि एक MCQs में पूछा गया था कि लेवल 3 जो है वो कौन सा है, तो लेवल 3 जो है वो मैथड्स है, ठीक है। तो ये लेवल्स भी आपसे पूछे जाते हैं, तो आपने ये भी माइंड में रखने हैं कि कौन कौन से लेवल्स हैं। और पॉइंट आप देख लें कि पॉइंट है या लेवल है, एक ही चीज़ है, ये दोनों एक ही बात है कि पॉइंट है या लेवल है। ये आपने लेवल भी माइंड में रखने हैं कि लेवल 1 क्वालिटी फोकस है, लेवल 2 प्रोसेस है और लेवल 3 मेथड है। आगे भी इसके लेवल है वो भी हम देख लेते हैं। मेथड्स में ये है कि हाउ, यानी कि कैसे होगा काम, कैसे टास्क परफॉर्म होंगे, कौन कौन से मेथड हम यूज़ करेंगे। फोर्थ लेवल है इसका टूल का, कि कैसे टूल्स हम यूज़ करेंगे। तो ये जो है वो MCQs में आई थिंक आया था कि लेवल 3 और लेवल 4 के बारे में 2 MCQs आ चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैंने लेवल भी लिख दी हैं और पॉइंट्स भी हैं। तो ये लेवल 1 2 3 4 और अब 5 भी इसका आई थिंक लेवल है, नहीं 5 नहीं है, 4 ही है, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपकी बुक में जो है वो डायग्राम्स दी हो ना, तो आप डायग्राम से बहुत सारी चीज़ें आपकी अंडरस्टैंड हो जाती हैं। आपको बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डायग्राम से आप आसानी से जो है वो समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो लूप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने पढ़ा भी है पार्ट 1 में, हम पार्ट 2 में इसको दोबारा देखते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन है इसका पहला पॉइंट, पहला स्टेज। पहली स्टेज में प्रॉब्लम डेफिनेशन में क्या होता है कि हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमने बनाना क्या है सॉफ्टवेयर में। उसके बाद हमारे पास डेवलपमेंट है, टेक्निकल डेवलपमेंट में इसे कहते हैं, और डेवलपमेंट भी आप कह सकते हैं कि अब हमने सोल्यूशन सोचने हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम तो डिफाइन हमने कर ली, अब हमने सोल्यूशन सोचने हैं कि हम उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास इंटीग्रेशन है, अब हम उसकी इंटीग्रेट करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे उसकी। उसके बाद स्टेटस क्वेश्चन है, यानी कि हम इसमें स्टेटस को में क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर में हमारी क्वेश्चन हैं, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब हमने सारी रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर लिया है, अब हमारा सॉफ्टवेयर लूप अगेन कंटिन्यू होगा, ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये लूप अगेन कंटिन्यू होगा, तो ये MCQ से पूछा जा सकता है कि लूप अगेन कंटिन्यू होगा या नहीं। तो यहाँ पर डायग्राम ऑफकोर्स दोबारा से आ गई, तो डायग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। डायग्राम से आप देखें, प्रॉब्लम डेफिनेशन हुई, फिर डेवलपमेंट हुई, फिर इंटीग्रेशन हुई, उसके बाद स्टेटस को हुआ, दोबारा से प्रॉब्लम डेफिनेशन हुई। मतलब एक लूप है, एक सर्कल है, ठीक है, एक साइकिल में हम लोग चल रहे हैं, इसलिए इसको हम लूप कह रहे हैं यहाँ पर।
उसके बाद यहाँ पर आपका कोर्स का ओवरव्यू है, तो वो हम नहीं देखेंगे क्योंकि पता ही है हमें क्या क्या होने वाला है, तो हम साथ साथ पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। उसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक रोड मैप है जिसमें आप एक टाइमली और एक हाई क्वालिटी रिजल्ट को डेवलप करते हैं, और ईच प्रोडक्ट जो है, ईच प्रोसेस डिफाइन अ सर्टन डिलीवरेबल्स नोन एज द वर्क प्रोडक्ट। सो ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोसेस मैच्योरिटी और CMM के लेवल देख लेते हैं। CMM के 5 लेवल्स हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि CMM के कितने लेवल्स हैं। तो CMM के जो है लेवल्स हैं ना, सबसे पहले तो CMM स्टैंड फॉर व्हाट, लाइक ओके, ये MCQ पूछा जा सकता है। तो ये कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल है, इसके 5 लेवल हैं। पहला लेवल जिसका इनिशियल लेवल है, फिर रिपीटेबल है, फिर डिफाइन है, मैनेज है और ऑप्टिमाइज है। ठीक है, ऑप्टिमाइज लेवल में प्रोसेस की इंप्रूवमेंट होती है। हम डायग्राम से अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्योंकि डायग्राम से ज़्यादा अच्छे तरीके से इंसान को समझ आ जाती है। सो इनिशियल लेवल में तो हम पता, सबसे पहले इनिशियल चीज़ें हम सारी देखेंगे। रिपीटेबल में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ जाता है, डिफाइन में प्रोसेस डिफिनेशन आता है, उसके बाद मैनेजमेंट है, उसके अंदर प्रोसेस मेजरमेंट आता है, ऑप्टिमाइज में जो है वो प्रोसेस इंप्रूवमेंट आता है। ठीक है, जितनी भी इंप्रूवमेंट होती है हमारी लास्ट स्टेप में होती है ऑप्टिमाइजेशन में, जिसमें हम प्रोसेस को इंप्रूव करते हैं। तो जितनी भी इंप्रूवमेंट के बारे में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे हमारे पास ऑप्टिमाइज में आ जाते हैं। तो MCQs में आता रहता है कि किस में हम इंप्रूव कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को, तो वो हम ऑप्टिमाइज में कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिटेल भी इसकी लिखी हुई है कि हर लेवल में क्या होता है। इनिशियल लेवल है, उसमें हम प्रोडक्टिव चीज़ों को डिफाइन करते हैं। उसके बाद रिपीटेबल है, कैसे बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस एस्टेब्लिश होता है। उसके बाद लेवल 3 डिफाइन, और वही चीज़ें सारी आ गई। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CMM वाला। फाइनल में भी है, ये मिड में भी है, तो आपने इसको ज़रूर करना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं। ईच KPA डिस्क्राइब आइडेंटिफाई द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। जो KPA है हमारे पास है वो क्या है, गोल, कमिटमेंट्स, एबिलिटीज़, एक्टिविटीज़, मेथड और मेथड फॉर वेरीफाई इम्प्लीमेंटेशन। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आप बेशक इनकी डिटेल ना करें। तो उसके बाद यहाँ पर एक जो समरी यहाँ पर दी हुई है, तो जो अगर आपको समराइज़ किया हो टेबल में तो वो आप ज़रूर किया करें, जो टेबल में समराइज़ करके दिया होता है, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है 2023 के मिड टर्म में। अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन आया है जिसमें क्या था कि लेवल दिए हुए थे, और KPA वाला जो पोर्शन था वो एम्प्टी था, आपने फिल करना था टेबल को। ठीक है, टेबल फिलिंग भी इस वाले कोर्स में काफ़ी आते हैं। टेबल फिलिंग वाले क्वेश्चन लॉन्ग में काफ़ी सारे आते हैं। अब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 सारे यहाँ पर लेवल 5, सारे लेवल दिए हुए थे। कौन से लेवल में कौन सी चीज़ें रिलेट करती हैं वो सारी आपने लिखनी थी। अब लेवल 1 में क्या होता है, नॉन KPA इज डिफाइंड एज ऑर्गेनाइजेशन एट दिस लेवल फॉलो एड हॉक प्रोसेस। फिर 2 में क्या है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, क्वालिटी एश्योरेंस है, सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है। ये सारी चीज़ें हमारे पास लेवल 2 में आती हैं। लेवल 3 के अंदर क्या है, पीयर का रिव्यू है, इंटर ग्रुप कोऑर्डिनेशन है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और ये सारी चीज़ें आती हैं। अब लेवल 4 में सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट हो रही है, और जो 5 है उसमें क्या हो रहा है, डिफेक्ट को हम देख रहे हैं और टेक्नोलॉजी चेंज मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, आपने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है इसको। ये आपके हैंडआउट्स के बुक पेज नंबर 13 पर है। पेज नंबर 13 पे जो टेबल है ये ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें लेवल्स दिए हुए थे और KPA आपने लिखने थे, तो आपने ये ज़रूर करना है। उसके बाद लेक्चर नंबर 3 पर आ जाते हैं। लेक्चर नंबर 3 में हमारे पास जो मिड टर्म में MCQs काफ़ी दफ़ा आते हैं कि विजन में क्या होता है, फोकस ऑन वाई। विजन किस पे फोकस करता है, वाई पे। डिफिनेशन किस पे फोकस करती है, व्हाट पे। डेवलपमेंट किस पे फोकस करती है, हाउ पे। और मेंटेनेंस फोकस ऑन चेंज। सो ये MCQs में बार बार आता है, तो आपने ये चारों पॉइंट्स माइंड में रखने हैं, आपको भी MCQs आ सकता है इसमें से। उसके बाद हम लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल का मॉडल देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले तो होता है रिक्वायरमेंट फेज़ होता है, जिसमें हम सारे रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं। उसके बाद स्पेसिफिकेशन फेज़ है, डिज़ाइन फेज़ है, इम्प्लीमेंटेशन फेज़ है, इंटीग्रेशन फेज़ है, मेंटेनेंस फेज़ है और फिर रिटायरमेंट यानी कि दी एंड। सो ये सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल है, ये सारे उसके अंदर पॉइंट्स हैं। तो ये डिटेल में हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, तो अभी भी आपको कोई MCQs पूछा जा सकता है, इसलिए हम इसको भी देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ मॉडल्स दिए हैं आपकी बुक में, तो ये सारे मॉडल्स अभी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो बिल्ड एंड फिक्स मॉडल है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसा होता है। फिर वाटरफॉल मॉडल है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, सिंक्रोनाइज एंड स्टेबलाइज मॉडल, स्पाइरल मॉडल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है, जिसके अंदर काफ़ी सारे और भी मॉडल आ जाते हैं। तो इन सारे मॉडल्स को अभी हम 1 बाय 1 आप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बिल्ड एंड फिक्स मॉडल को देख लेते हैं, उसमें क्या होता है। सो डायग्राम से हम अंडरस्टैंड करते हैं इसको। सबसे पहले क्या होता है, आपने फर्स्ट वर्जन को बिल्ड किया, उसके बाद आपने इसको मॉडिफाई करना है जब तक आपका क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता। ठीक है, जब तक आपका क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता, आप बार बार उसको दोबारा उसको बिल्ड करेंगे, दोबारा बार बार उसमें जाता है। उसके बाद वापस वो मेंटेनेंस फेज़ के अंदर आ जाता है, जब उसको आपने क्लाइंट ने सेटिस्फाई हो गया, उसकी रिक्वायरमेंट्स आपने देख ली, मेंटेनेंस फेज़ में आ गया, दोबारा से क्लाइंट में कोई मसला निकल आया, क्लाइंट ने कहा नहीं ये ऐसी रिक्वायरमेंट मुझे नहीं चाहिए, अब वो दोबारा जाएगा, आपको दोबारा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अब इससे से हम एक लूप में फंस गए। यहाँ पर आप देखें डायग्राम में, हम यहाँ पे एक लूप में फंस गए, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट खत्म हो रहा है। तो सॉफ्टवेयर का जो ये लाइफ साइकिल है, इसमें क्या होता है, जब तक आपका क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता, आपको बार बार उसको मेंटेन करना होता है, बार बार आप उसको मेंटेन करते हैं जब तक आपका क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता। ठीक है,
यहाँ पर भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि कॉस्ट ऑफ बिल्डफॉक्स मॉडल की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बार बार आप उसको मेंटेन करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपको सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसके अलावा इसकी जो मेंटेनेंस में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो ये वाहिद मॉडल है जिसमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। तो ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि कौन सा मॉडल है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब एब्सेंस है, मतलब है ही नहीं, तो वो बिल्ड एंड फिक्स मॉडल है। तो उसके बाद ये जो सारे मॉडल्स हैं ना, इनके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि आप इस मॉडल को डिफाइन करें, इस मॉडल को डिस्क्राइब करें, या फिर आपको सिनेरियोज दिए जाते हैं जिसमें आपको एक सिनेरियो दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप कौन सा मॉडल अटेम्प्ट करेंगे, यानी कि कौन सा मॉडल आप यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है वाटरफॉल मॉडल। अब वाटरफॉल मॉडल को देख लेते हैं हम कि वो क्या होता है। उसके बाद हमारे पास है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल जो है वो लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल है, तो आपने ये याद रखना है, MCQ से पूछा जा सकता है कि कौन सा मॉडल जो है वो सीक्वेंशियल है। तो ये हमारे पास दूसरा मॉडल है जिसमें ये लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल है। सबसे पहले इसमें रिक्वायरमेंट डिफिनेशन होती है, फिर सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, यानी कि हम वाटरफॉल की तरह चल रहे हैं, यानी कि बारी बारी हम एक स्टेप्स की तरह चलते हैं और हम पिछली स्टेज पर वापस नहीं जा सकते। इस मॉडल की ये खासियत है। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन है, ऐसी सारी आपने पॉइंट्स याद रखने हैं, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है। तो ये इसके जो है वो 5 पॉइंट्स हैं। अब आप पहली स्टेज से गुजर कर दूसरी स्टेज में आ चुके हैं, आप सिस्टम और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में आ चुके हैं आप, तो पिछले स्टेज पे आप वापस नहीं जा सकते। बेशक आपकी कोई चीज़ रह गई, आपको याद आ गया कि मैंने उसमें तो वो ऐड करना था, लेकिन अब आप पीछे नहीं जा सकते। तो ये वाटरफॉल मॉडल ऐसा होता है कि आप पीछे नहीं जा सकते, बस आपने इसमें ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद डिटेल भी लिखी हुई है, आप इसमें से अभी देख लें। इसमें 5 से 8 स्टेजेस होती हैं। रिक्वायरमेंट एनालाइज हो गया, फिर सिस्टम का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कैसे होगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है, ऑपरेशनल मेंटेनेंस और ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि कोई भी फेज़ तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो जाती इसकी। ठीक है, पिछले हमने बिल्ड एंड फिक्स में हमने पढ़ा कि उसमें डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं। अब इसमें क्या है कि कोई भी स्टेज तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक डॉक्यूमेंटेशन उस स्टेज की हो नहीं जाती। तो ये इसके अंदर एक चेंजिंग है जो हमारे पिछले मॉडल से अलग है, हमें दिखता है। अब इसमें मिस्टेक क्या है, इसमें मिस्टेक तो यही है कि हम दूसरे में नहीं जा सकते। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम दोबारा दूसरे स्टेज में रिवर्स नहीं हो सकते, कोई मिस्टेक होगी तो हम वापस नहीं जा सकते। उसके बाद जो वाटरफॉल मॉडल है वो डॉक्यूमेंटेशन ड्राइवन मॉडल है। ये भी आपको MCQs में आया हुआ है ऑलरेडी, तो आपने भी इसको याद रखना है कि कौन सा मॉडल जो है वो डॉक्यूमेंटेशन ड्रिवन होता है, वो वाटरफॉल मॉडल होता है, क्योंकि इसमें हर स्टेज में हम डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, उसके बाद ही हम जाते हैं। उसके बाद इसकी फीडबैक कब रिसीव होती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके हर मॉडल में फीडबैक कब मिलेगी कि सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फीडबैक तब रिसीव होती है जब प्रोडक्ट फाइनली डिलीवर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई मिस्टेक आ जाती है तो वो एरर कहलाता है। उसके बाद हमारे पास जो इसमें जो है टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। अगर कोई एरर आ जाता है तो सारा सॉफ्टवेयर आपको दोबारा से देखना पड़ेगा उस एरर को ढूंढने के लिए, क्योंकि आप कस्टमर से फीडबैक जो है वो डिलीवर करने के बाद ले रहे हैं। तो ये इस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उसके बाद हमारे पास है रैपिड प्रोटोटाइपिंग मॉडल। इसमें क्या होता है, अब ये कुछ इश्यूज़ जितने भी हमारे पास पीछे हमने देखे थे उनको ओवरकम करने के लिए अब नया मॉडल बनाया गया। इसमें क्या था कि इसमें रैपिडली अब फीडबैक आपने फ़ौरन यूज़र से लेनी है। इसमें आपको फ़ौरन मतलब बार बार आप यूज़र से फीडबैक लेंगे। तो ये इस मॉडल को इस तरह भी कहते हैं कि ये क्लाइंट की नीड्स को कैप्चर करता है। तो ये भी MCQ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मॉडल क्लाइंट की नीड को कैप्चर करता है। तो वो हमारे पास रैपिड प्रोटोटाइपिंग मॉडल है जो क्लाइंट की नीड को कैप्चर करेगा, क्योंकि हम बार बार क्लाइंट की नीड देखेंगे। ठीक है, इसमें स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी बनाई जाती है। इसमें भी हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन आ गई और पिछले वाले मॉडल में भी डॉक्यूमेंटेशन थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस मॉडल में डॉक्यूमेंटेशन होती है, किस में नहीं होती, किस में फीडबैक हमारे यूज़र से कब मिलता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो जितने भी मॉडल्स हैं ना आपकी बुक में, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है इंटीग्रेटिंग द वाटर मॉडल रैपिड प्रोटोटाइपिंग में कुछ मिस्टेक्स थी जो हमने पीछे देखी। उन मिस्टेक्स में क्या था कि क्लाइंट की नीड को फुलफिल नहीं हम कर पा रहे थे। तो इसका एक और सोल्यूशन हमने देखा कि क्यों ना हम क्या करें कि हम रैपिड प्रोटोटाइपिंग को वाटर मॉडल के साथ कंबाइन कर लें। जब इसको कंबाइन कर लेंगे तो क्या पता हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग कैन बी यूज टू रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसको। ठीक है, तो हमारे पास 3 मॉडल हो गए। अब हम चौथे मॉडल की तरफ चलते हैं। चौथा मॉडल हमारे पास लेक्चर नंबर 4 में है इंक्रीमेंटल मॉडल। अब जो वाटरफॉल मॉडल के अंदर जितने भी जो ड्रॉबैक्स थे, जो प्रॉब्लम्स थी, अब हम आगे जाके उनको डिफरेंट मॉडल के अंदर सॉल्व करेंगे। तो अब इंक्रीमेंटल मॉडल ने ये सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर दिया है, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम और मनी अब हमारे पास ज़्यादा नहीं लगेगी। तो इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या, अब इसमें क्या है, ये वाटरफॉल मॉडल का बिल्कुल उल्टा है, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें है क्विक फीडबैक, हमें क्लाइंट से फ़ौरन फीडबैक मिल जाएगी। हर स्टेज में के बाद हम उसको क्लाइंट से फीडबैक लेंगे। अब रिक्वायरमेंट फेज़ है, उसको वेरीफाई किया, क्लाइंट से फीडबैक ली, डन हो गया, अगले फेज़ में चलेंगे। स्पेसिफिकेशन फेज़ में आ गए, वेरीफाई किया, सब कुछ क्लियर है, कुछ चेंजिंग करनी है कर ली, सब कुछ क्लियर है, वेरीफाई हो गया, अगले मॉडल में आ गए। उसके बाद अगले में पहुंच चुके। तो इस तरह से हम इसके अंदर जो है वर्क करते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर। तो ये सबसे जो अच्छा मॉडल है ना, वो इंक्रीमेंटल मॉडल ही होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो इसकी जो वेरिएशन थी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड
लाइफ साइकिल मॉडल्स के अंदर भी इस यूज़ होती हैं। इंक्रीमेंटल मॉडल में क्योंकि हम बार बार फीडबैक कस्टमर से ले रहे हैं, बार बार हम जब फीडबैक लेते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि हम सारी फीडबैक कस्टमर से ले रहे हैं, तो बाद में तो वो नहीं कह सकता कि अभी आपने ये चेंज करें या वो चेंज करें। तो ये वाला मॉडल सबसे ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मॉडल है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जिसको रेड भी कहते हैं। ये अब इंक्रीमेंटल मॉडल की टाइप्स हैं। अब जितने भी मॉडल हम आगे पढ़ेंगे ना, वो सारे इंक्रीमेंटल मॉडल की टाइप्स में आ जाएंगे। तो ये जो है वो इसकी टाइप ही है, मतलब इसकी अनदर फॉर्म है, जिसमें क्या हाई स्पीड है, लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल है, 2-3 महीने इसमें लग जाते हैं इसमें काम करने के लिए। इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स बहुत अच्छे से अंडरस्टूड होना बहुत ज़रूरी है, और प्रोजेक्ट्स जो स्कोप होता है उसको भी कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो ये आपके MCQs में ऑलरेडी आ चुका है कि कौन सा मॉडल है जिसमें रिक्वायरमेंट को वेल अंडरस्टूड होना चाहिए। तो वो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट रेड मॉडल है, जिसमें रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टूड होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इस मॉडल के लिहाज से। उसके बाद हमारे पास अगला मॉडल है 6 सिंक्रोनाइज एंड स्टेबलाइज मॉडल। ये भी इंक्रीमेंटल मॉडल की टाइप है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने अडॉप्ट किया है। इसमें 3-4 जो है वो बिल्ड्स में डिवाइड कर दिया गया है। इसमें अब क्या कहते हैं कि हम क्यों ना क्या करें कि हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, सारे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनको स्मॉल टीम्स में डिवाइड कर दिया गया और टीमों को दे दिया गया, और उन पर फिर सारे एक साथ काम करना शुरू हो गए, जिसमें टेस्ट किया, उसको डीबग किया, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया, उसको फिक्स किया। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान रहता है कि अगर हम साथ साथ उसको फिक्स करते रहें कि जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है। उसके बाद हमारे पास स्पाइरल मॉडल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे लिहाज से आपकी असाइनमेंट्स भी आ चुकी हैं, मॉडल के लिहाज से असाइनमेंट्स भी काफ़ी आती हैं। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है कि ये जो मॉडल है ये बैरी बोहम ने डेवलप किया था। इसका आइडिया क्या था, ये रिस्क को एडवर्ट करता है। ठीक है, इसमें रिस्क नहीं है, रिस्क। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा मॉडल है जिसमें वो रिस्क को अवॉइड करता है। तो वो हमारे पास स्पाइरल मॉडल है। ये एक वाटरफॉल मॉडल की तरह ही होता है, लेकिन इसमें अब रिस्क एनालिसिस हो गई, यानी कि आप रिस्क को एनालाइज कर रहे हैं। अगर रिस्क जो है वो रिजॉल्व नहीं हो सकते तो जो है वो ख़त्म हो जाता है, इसको मतलब टर्मिनेट कर देते हैं मॉडल को। और अगर रिस्क मिल गया है आपको तो आप उसको सॉल्व करेंगे, रिस्क नहीं मिल रहा तो उसको टर्मिनेट कर देंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है। तो इसकी 2 डायमेंशन है, ये भी MCQs में बहुत बार बार पूछा जाता है कि कितनी डायमेंशन। 2 हैं। रेडियल डायमेंशन है जो रिप्रेजेंट करते हैं कम्युलेटेड कॉस्ट को। टू डेट एंड एंगुलर डायमेंशन दूसरा इसका डायमेंशन है, उसमें क्या हो रहा है, ये प्रोग्रेस को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन से 2 डायमेंशन हैं, रेडियल है और एंगुलर डायमेंशन है, और क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके MCQs के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन से 2 डायमेंशन है स्पाइरल मॉडल के। तो ये 2 स्पाइरल मॉडल के डायमेंशन हैं। अच्छा, उसके बाद स्पाइरल मॉडल जो होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है रिस्क से। तो ये भी MCQ से पूछा गया था, मिड टर्म में था या क्विज़ में था, जिसमें था कि जो है वो कौन सा मॉडल जो है वो रिस्क से बहुत सेंसिटिव है। तो वो स्पाइरल मॉडल है जो बहुत सेंसिटिव है रिस्क से। उसके बाद इसको लार्ज स्केल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और स्पाइरल मॉडल को। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स हैं स्पाइरल मॉडल के लिहाज से, आपने बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि स्पाइरल मॉडल जो है वो सेंसिटिव होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं रिस्क से, और लार्ज स्केल पे इस्तेमाल होते हैं, यानी कि छोटे स्केल पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, हम इनको बड़े बड़े स्केल्स पर ही यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा लेक्चर नंबर 5 है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइफ साइकिल। अब हम देख लेते हैं, हमारा 8 है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो रहा है, कि छोटे छोटे पार्ट्स में ना डिवाइड कर दिया गया है, सारी रिक्वायरमेंट्स को, जितनी भी रिक्वायरमेंट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सारे जो टास्क हैं उनको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये इसकी खासियत थी। उसके बाद जो है वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की पेयर प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट है वो पेयर प्रोग्रामिंग से लिया गया है। उसके बाद इसमें 2 सक्सेसिव वीक्स होते हैं। तो ये भी MCQs आ चुके हैं कि कितने वीक्स होते हैं। और हैड सम सक्सेसेस इसमें हैं, गुड व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर वैग्यू और चेंजिंग। जब रिक्वायरमेंट्स आपकी वैग्यू होंगी और चेंजिंग होंगी तब ये बेस्ट होगा। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे MCQs में कि ये कब बेस्ट होगा, जब आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज हो सकती है स्कोप के साथ और लिमिटेड नहीं है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मॉडल है फाउंटेन मॉडल। फाउंटेन मॉडल भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल की ही एक टाइप है। अब इस मॉडल में क्या हो रहा है, इसमें जो है वो मेंटेनेंस साइकिल जो है वो सिमिलर है, काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते मॉडल हैं, बस थोड़ी बहुत इनके अंदर चेंजिंग है। तो आपने वो थोड़ी बहुत चेंजिंग ही माइंड में रखनी है, बाकी तो ये सारे एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। अब इसमें मेंटेनेंस की जो एफर्ट होती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म में इस्तेमाल होता है, उसमें जो है उसकी मेंटेनेंस होती है। उसके बाद है रिलेशन यूनिफाइड प्रोसेस। अब इसमें क्या हो रहा है, ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है UML और क्रूचेंस आर्किटेक्चर मॉडल से। तो ये अब किसी भी उसका नहीं है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का भी पार्ट नहीं है और ये पेयर प्रोग्रामिंग का पार्ट भी नहीं है, ये अब अलग से मॉडल है। अभी जो अलग से मॉडल है इसमें क्या हो रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायमेंशन रिप्रेजेंट द डायनामिक एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, हॉरिजॉन्टल इसके अंदर जितनी भी डायमेंशन आ जाती हैं, और जो वर्टिकल डायमेंशन होती हैं वो स्टैटिक एक्सपेक्ट को जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि वर्टिकल किसको रिप्रेजेंट करती हैं और हॉरिजॉन्टल किसको रिप्रेजेंट करती हैं रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल के अंदर।
और बाकी इस मॉडल से इतना कुछ भी नहीं आता। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एट द एंड आपको कंपैरिजन दिया हुआ है तमाम मॉडल्स का, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ में भी आ चुका है, इसके अलावा असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है और मिड टर्म में भी ये क्वेश्चन आ चुका था, जिसमें जो है वो सारे मॉडल्स, अब यहाँ पर जितने भी मॉडल्स हमने पीछे पढ़ लिए हैं ना, उन सारों की स्ट्रेंथ और वीकनेस है। बिल्ड एंड फिक्स मॉडल हमने पढ़ा, वाटरफॉल मॉडल भी पढ़ा हमने, रैपिड प्रोटोटाइपिंग मॉडल भी पढ़ा। ये सारे मॉडल हमने इसके अंदर बुक के अंदर पढ़े हैं अभी तक, लेक्चर नंबर 5 तक। इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स थी, जो उनके गुड पॉइंट्स हैं और कौन कौन सी इनकी वीकनेस हैं, ये सारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपने ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे से देख लेने। वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन ये सारी समरी है। अगर आप पीछे से ना भी पढ़ें और सिर्फ समरी को भी पढ़ लेते हैं तो अब भी आपका ये लेक्चर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं कि जो किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने का जो तरीका होता है ना, कोई भी मॉडल स्पेसिफाई नहीं है कि ये मॉडल हमारे पास इस चीज़ के लिए है, इस मॉडल को हम इस चीज़ के लिए रखें, ये बिल्कुल भी नहीं है कि नो सिंगल मॉडल कैन फुलफिल द नीड्स ऑफ अ गिवन सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन की नीड्स को ना कोई भी सिंगल मॉडल फुलफिल नहीं कर सकता, हमें सारे मॉडल का मिक्स एंड मैच यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी लाइफ साइकिल मॉडल हैं उनका मिक्स एंड मैच हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सिंगल मॉडल जो है वो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमारा मॉडल का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस और डॉक्यूमेंटेशन का टॉपिक आ जाता है, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। तो उसमें क्या हो रहा है कि क्वालिटी एश्योरेंस एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन के थ्रू आउट चलती है। तो ये एमसीक्यूज़ में भी आ चुका है कि कौन सा जो है वो थ्रू आउट चलता है। तो ये थ्रू आउट द प्रोडक्शन, आपकी जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं ना, क्वालिटी एश्योरेंस थ्रू आउट द प्रोजेक्ट आपका चले जा रहा होता है साथ साथ। उसके बाद हमारे पास है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। अब वैलिडेशन और वेरिफिकेशन को देख लेते हैं। वेरिफिकेशन इज परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ ईच फेज। हर फेज़ के एंड पर हम वेरिफिकेशन करेंगे, और वैलिडेशन जो है वो हम प्रोडक्ट को क्लाइंट को देने से पहले हम करेंगे। सो वो वैलिडेशन है, और वेरिफिकेशन क्या होती है जिसको हम एट द एंड करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हर जो कोई भी फेज़ होती है उसको फुली डॉक्यूमेंट किया जाता है अगले फेज़ पे पहुंचने से पहले। उसको फुली डॉक्यूमेंट करने के बाद ही हम अगले फेज़ में जाएंगे, और डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्यूमेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है, और क्या ये इंपॉर्टेंट है भी या नहीं। तो ये आपने पैराग्राफ उसके लिए कंसिडर करना है कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर फेज़ अगले फेज़ में जाने के लिए आपने फुली डॉक्यूमेंट करना है पिछली फ़ेज़ को। उसके बाद हमारे पास से कुछ क्वेश्चन क्वालिटी एश्योरेंस और डॉक्यूमेंटेशन की कुछ एक्टिविटीज़, कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पर देख लें कि क्या है। रिक्वायरमेंट डेफिनेशन है, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन है, डिज़ाइन, कोडिंग, वो सारी बातें जो हमने पीछे देख ली हैं। अब डॉक्यूमेंट क्या हो रहा है, रैपिड प्रोटोटाइप और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इसमें हो रही हैं, इसमें स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट हो रही हैं, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, इसके अंदर सोर्स कोड है, इसके अंदर भी सोर्स कोड टेस्ट केसेस आ जाते हैं, और उसमें क्वेश्चन कोड्स होते हैं। रैपिड प्रोटोटाइपिंग और रिव्यूज़ के अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर ट्रेसेबिलिटी, इसके अंदर रिव्यू, इसके अंदर टेस्टिंग, और इसके अंदर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग। तो ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस मतलब एक समरी है, आप एक तरह से क्वालिटी एश्योरेंस में कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, तो ये एक समरी है, आपने ये भी देख लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 5 तक करेंगे। तो अभी हमने लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम जल्दी से क्विकली रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा कि कुछ डेफिनेशन हमने देखी, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हमने देखे। तो हम जस्ट क्विकली इसको रिव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ डेफिनेशन देखी थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, कौन कौन से टूल होते हैं, एक अच्छा सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पर सारे एमसीक्यूज़ मैंने आपको साथ साथ बताया कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपकी एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हमने आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बताए हैं कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है ना टॉपिक, सीएमएम लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये भी कंसिडर करने हैं, इनको अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल है ना, हम दोबारा से इनकी तरफ आ जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे बिल्ड एंड फिक्स मॉडल में क्या हो रहा है, वाटरफॉल मॉडल में क्या हो रहा है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या हो रहा है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा है, उनकी कौन सी मिस्टेक्स हैं। तो ये सारे मॉडल आपने बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो इनमें से मस्ट आपका आएगा ही आएगा, क्योंकि आप देखिए लेक्चर 1 से लेकर 5 तक आपके इनमें कवर हो रहे हैं। इसके अलावा आपको डिफरेंट सिनेरियोज़ भी दिए जाते हैं, जिसमें पूछा जाता है कि इस सिनेरियो के अंदर आप कौन सा मॉडल चूज़ करेंगे। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप कौन सा मॉडल चूज़ करना पसंद करेंगे। असाइनमेंट में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि सिचुएशन आपको दी हो जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा। तो आपको तब पता चलेगा जब आप सारे मॉडल्स को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं आई तो आप हैंडआउट्स को एक दफ़ा रीड करें, तो आपको इंशाल्लाह ताला ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो आपने सारे मॉडल्स बहुत अच्छे से करने। तो लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 5 तक बेसिकली ये सारे मॉडल ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी एक मॉडल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो जब आप तैयारी कर रहे होंगे अपनी मिड टर्म की, तो आपने ये सारे मॉडल बहुत अच्छे से रीड करने हैं, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका इनमें से ज़रूर आएगा, या फिर शॉर्ट और एमसीक्यू तो मस्ट ही आएंगे, ठीक है। तो हमारे लेक्चर नंबर 1 से लेकर 5 तक यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर 6 से लेकर 10 तक करेंगे। 5-5 लेक्चर जो है वो हम कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम जल्दी से मिड टर्म की तैयारी कर सकें।
सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों